इंडिया ने तेजस की तबाही की जिम्मेदारी अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन पर डाल दिया है। क्या कहेंगे आप इस इल्ज़ाम के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया है। लेकिन पहले तो मैं अपनी कॉन्डोलेंस या अफसोस का इजहार करना चाहूँगा जी जी विंग बिल्कुल। कमांडर सियाल जो इस में जाँ बाग हुए हैं एक्सीडेंट्स में। ज़ाहिर है ये क्योंकि कॉम्बैट किल नहीं है तो इसमें मैं कोई खुशी का इजहार नहीं कर रहा, मैं अफसोस का इजहार करना चाहूँगा उनकी फैमिली के साथ। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि ये जो जहाज़ आप कह रही हैं ये कोई सरप्राइज नहीं हुआ कि जो एक्सीडेंट हुआ है। बहुत सारे एविएशन इंथुजियास्ट मेरे जैसे स्टूडेंट्स ऑफ एयर पावर बड़े अरसे से सोच रहे थे कि इनएविटेबल था ये, क्योंकि इसको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल था। और उसकी वजह ये थी कि हिंदुस्तान ने पिछले 40 सालों में 1985 में जो आप भी बता रही थी ये कंसीव किया था। हमने 10 साल बाद 1995 में सोचा था जहाज़ बनाने का। हमें ये एडवांटेज था कि पाक फिजाइया दुनिया की पहली एयरफोर्स है जो अपना जहाज़ फाइटर बना रही है, जिसका मतलब ये है कि डिज़ाइनिंग से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर प्लानिंग, फंड, रिसोर्समेंट, तमाम स्टेक होल्डर्स पाक फिजाइया खुद है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल जो कंपनी है वो बना रही थी इस जहाज़ को। जाहिर है वो इंडियन एयरफोर्स के कंट्रोल में नहीं है, वहाँ ब्यूरोक्रेसी है, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसको रूल करती है, उनके अपॉइंटेड लोग हैं, फंड उनकी मर्जी से रिलीज होते हैं। तो ये एक डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा था उनके दरमियान में। जो एक समझे जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है जो इंडियन एयरफोर्स खुद है, उनका कोई अपना स्टेक कोई खास नहीं था। ये नहीं उनकी डिज़ाइन उनकी मर्जी के नहीं थे, उनको थ्रस्ट किया जाता। तो कुछ अर्सा पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि इंडियन एयरफोर्स के लोग कह रहे थे कि हमें एक फाइटर जहाज चाहिए, एक पॉलिटिकल प्रोडक्ट नहीं चाहिए। जिसका मतलब ये है कि हमें ऐसा चीज़ थ्रस्ट की जा रही है जो हमारे काम की नहीं है। और बहुत दूर नहीं जाते, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा था, एक बहुत कंसर्न बात थी जो उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट हैप्पी विद हॉल एंड दैट शुड बी अ सीरियस पॉइंट। मतलब वो एक आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अगर एक एयरफोर्स चीफ कह रहा है मैं खुश नहीं हूं जिसने आपका फाइटर जहाज इस्तेमाल करना है, तो फिर डाउन द ऑफिसर्स या टेक्नीशियंस या एयरमैन इंजीनियर्स कौन आपसे सेटिस्फाइड होगा? तो ये बहुत डिस्कनेक्ट था। जो आप इंजन की बात कर रही हैं, एक और दिलचस्प बात यह है कि जब हिंदुस्तान ने 1985 में इंडियन एयरफोर्स ने ये कंसीव किया था कि हमने जहाज बनाना है, उस वक्त उन्होंने सोचा था कि हम इंजन भी खुद तैयार करेंगे। अच्छा। तो डिजाइन उस हिसाब से उन्होंने बना लिया। बाद में वो इंजन कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ, यानी वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ। तब उन्होंने सोचा कि हम इसके दूसरे इंजन लगाते हैं, अमेरिका से रब्ता करते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक का F404 F1414 इंजन उन्होंने किए। अब इन इंजन की कंपैटिबिलिटी के मुताबिक फ्रेम नहीं बनाए गए थे, उसमें शॉर्टकमिंग्स थी। वो टेक्निकल हो जाएगी बाद में, उससे शायद आपके व्यूअर्स को मैं बोर नहीं करना चाहता। लेकिन नॉन कंपैटिबिलिटी के बहुत इशू आए। और जाहिर है एक और अभी एक्सीडेंट्स के बाद आज एक मीडिया कुछ बयान दे रहा था कि जी ये तो अमेरिकन इंजन की खराबी है। अमेरिकन इंजन की खराबी ये नहीं है, वो खुद तो लगाकर नहीं चले गए थे दुबई एयर शो में। उन्होंने आपको इंजन इंडिया में दिए थे, आप लगा रहे थे, आप उड़ाकर दुबई लाए हैं, आपने एयर शो करना था, तो आपको नहीं अंदाजा था इस जहाज में कौन सा इंजन लगा हुआ है। तो अब एक्सीडेंट्स के बाद आप ब्लेम करना, ये बड़ी मेरा ख्याल इतनी प्रोफेशनल बात नहीं होती। अगर आपसे गलती हो गई, अगर आपकी लाइन ऑफ जिसको कहते हैं ना असेंबली लाइन, मैन्युफैक्चरिंग लाइन, सप्लाई लाइन, आपकी फंड्स की लाइन है, टेक्निकल एक्सपर्टीज में कहीं डिस्कनेक्ट है, तो मेरा ख्याल है ग्रेसफुल मान लेना चाहिए। खास तौर पर आपकी एक जान भी ज़ाया हुई है, और दूसरा जिसको शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको टाइम भी नहीं मिला बिकॉज इतना लो था जहाज मनूवरेबिलिटी में। तो ये एक मिसहैप है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन कौमें वही सीखती हैं जो एक अलमिया के बाद कम बैक करना जानती हैं। अलमिया हर कौम में आते हैं, हमारे भी एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन हम कम बैक करते हैं, हम ब्लेम गेम नहीं करते, हम छुपते नहीं किसी रीजंस के पीछे। लॉजिकल से करना चाहिए और तभी आप बेहतरी ला सकते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर। अच्छा खालिद साहब, 2 रोज़ पहले इस तैयारे से ऑयल लीकेज की भी खबर आई थी और तब भी इसको कुछ अनफिट करार दिया गया था। और उसके बाद जो ये ऑयल लीकेज की खबर थी उसको इंडियन फ़ज़ाइया की जानिब से मुस्तरद भी कर दिया गया था। क्या ये हादसा ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का नतीजा भी हम कह सकते हैं? क्योंकि जैसे हम बात भी करें कि एक जान का जाना भी इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है, चाहे वो दुश्मन की जान भी जाए। एक तैयारा तो उनका तबाह हुआ, लेकिन उसमें जो पायलट था वो भी इसमें फौत हो गया। और जेट की जो टेक्निकल सर्विलेंस थी उसकी नाकामी भी तो कुछ ना कुछ इसका हिस्सा थी। देखिए आयशा, ये जो ऑयल और फ्यूल लीक कह रही है ना, ये पब्लिक की नजर में इस वक्त आया है। मैं बड़े क्लोजली काफी अरसे से इस जहाज को फॉलो कर रहा हूँ, पढ़ने के सेंस में। एज अ स्टूडेंट ऑफ एयर पावर के जहाज कैसा है, इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, MK1 क्या है, MK2 क्या है, MK3 क्या है, डुअल सीटर 2009 में आया, 2007 में इन्होंने जहाज पहला उड़ाया। तो मैं इसको उस वक्त से देख रहा हूँ कि इनकी शिकायत इस सिर्फ लीकेज की नहीं थी, ऑयल फ्यूल की लीकेज थी। कंपोनेंट जो पैनल्स लगते हैं वो क्योंकि मैनुअल बना जा रहे थे, ऑटोमेटेड नहीं थे, वो फिट नहीं होते थे एक जहाज से दूसरे में। नॉन कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे, इलेक्ट्रॉनिक्स का इशू था।
एविएशन की जो इंडस्ट्री है, खास तौर पर आयशा आप एग्री करेंगी कि बड़ी टेक्नोलॉजी इंटेंस कंपनी ये प्रोफेशन होता है, जिसका मतलब ये है कि चीज़ें बड़ी जल्दी ऑब्सलीट होती हैं, क्योंकि इसके अंदर फायर पावर, इलेक्ट्रॉनिक, फ्लाई बाय वायर, कंट्रोल सिस्टम, सारे कंप्यूटर्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, यूँ समझ लें, जो चल रहे होते हैं। जैसे आपके घरों वाले कंप्यूटर आपके हाथों में मोबाइल बैठे बैठे ऑब्सलीट हो जाते हैं, उस तरह ये कॉम्पोनेंट और ये चीज़ें भी ऑब्सलीट हो जाती हैं। तो आपको अपग्रेड करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी स्लो हो, इतनी फॉली हो और आप फैसले ना कर पाए, एक तो होता है आपने फैसला कर लिया तब ऑब्सलीट एक चीज हो गई, और एक चीज है आप ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं या पाइपलाइन में है या ट्रायल वर्जन में है अभी तक, और वो फैसले नहीं हो पा रहे, वो ऑब्सलीट होती जाएगी। जब ऑब्सोलेंस हो जाती है तो उसकी कीमत दो होती है, एक डिले और एक आपका फाइनेंशियल लॉस। और सबसे बड़ा जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पायलट की जान जो जाती है, वो आपने देख लिया। तो ये सारा एक सीरीज होती है, एक डोमिनो इफेक्ट होता है, एक ईंट गिरती है वो दूसरी को गिराती है, दूसरी तीसरी को गिराती है, तो ये नेवर एंडिंग एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप फिर कंट्रोल नहीं कर पाते, चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं। तो ये उसी का मैं शाखसाना देख रहा हूँ। अच्छा, 46 सालों में जैसे कि हम बात करें 1985 में गालबन तेजस की तैयारी का अमल शुरू हुआ था। तेजस के 2 स्क्वाड्रन इंडियन फजाइया को मिले और अभी भी तेजस की प्रोडक्शन लाइन मसाइल का शिकार है। 2 मरतबा इनके 2 जेट हादसे का शिकार भी हो गए। क्या इसकी वजह इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन की नस नस में फैली करप्शन है या इमेच्योर इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री है? क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ थे वो भी कह चुके थे कि जो ऑर्डर दिया जाता है वो हमें टाइम पे भी नहीं मिलता। जी आयशा, ये बहुत सारी कॉम्बिनेशन है। मैं आज एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा हूँ, मैं और ज़्यादा पढ़ रहा था, मैं अपने चैनल्स पे आज इंशाल्लाह डालूंगा कल सुबह तक, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स पढ़ रहा था। तो ये इंडियन एयरफोर्स चीज़ को आप कोट कर रही हैं, उन्होंने 9 जनवरी को एक पब्लिक सेमिनार में कहा था कि जब मुझे तेजास और चाहिए, क्योंकि 2016 में मैंने ऑर्डर किया था 40 तेजास का इंडियन एयरफोर्स में, आज तक यानी जनवरी तक और आज भी उनको कोई जहाज नहीं मिले। और क्यों चाहिए था जहाज उनको? उन्होंने कहा था मैं रेलेवेंट रह सकूं और दुश्मन पर अपना खौफ रख सकूं। ये जनवरी की बात है। मई में क्या हुआ? ना खौफ रहा ना रेलेवेंस रही। तो ये आप डिसीजन जब टाइम पे लेते हैं या आपको सपोर्ट दिए जाते हैं, तब आप एक पोटेंसी बढ़ाते हैं। और ये वो जहाज है जिसका मैं एक और जरूरी आपको डाटा पेश करता चलूं। ये इस जहाज ने MiG-21 को रिप्लेस करना था। MiG-21 वो जहाज है जो 60s की दहाई में इंडक्ट हुए थे, लेट 60s में इंडियन एयरफोर्स में। आज तक हिंदुस्तान के पास तकरीबन 850 जहाज इंडक्ट हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें से 400 जहाज क्रैश हुए इतने सालों में। अच्छा। और 200 पायलट अपनी जान से गए हैं और 30 के करीब सिविलियन अपनी जान से गए हैं, जमीन पर जो थे, जिन पर जहाज आके गिरे और मलबे का हिस्सा वो भी बन गए। इतना नुकसान उठाया 800-850 जहाजों में से। अब आप इन जहाजों ने प्रोग्रेसिवली पिछले 40 सालों में इन जहाजों को रिप्लेस करना था। आपका इतना स्लो है कि सिर्फ 40 जहाज हैं, और वो भी मई वाले कॉन्फ्लिक्ट में हमसे कुछ 1,500 किलोमीटर दूर उन्होंने डिप्लॉय कर दिए थे, श्रीलंका के बॉर्डर के पास एक बेस पर रखे थे, जंग में नहीं लाए थे, क्योंकि उनको लगता था कि अभी कॉम्बैट रेडी नहीं है जहाज 40 सालों में भी। तो जैसे मैंने कहा, जो इंडियन एयरफोर्स चीफ कहते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, उन्होंने पब्लिक सेमिनार में कहा था टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड। तो इसका क्या मतलब है? आप देखिए, डिनाई हुई ना उनको टेक्नोलॉजी, जब आप चीज टाइम पे दे नहीं रहे, उनके काम की नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं, एक गैप आ गया है, उनकी एयरफोर्स वेट कर रही है, जहाजों की इन्वेंट्री कम होती जा रही है। और आखिरी MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन जो अभी सितंबर में उन्होंने ग्राउंड करके कंप्लीट ग्राउंड हो गए हैं MiG-21, और ये जहाज अभी उनकी जगह लेने के लिए तैयारी के करीब भी नहीं है। मतलब जस्टिस डिलेड को जस्टिस डिनाइड को उन्होंने टेक्नोलॉजी डिलेड को टेक्नोलॉजी डिनाइड में तब्दील कर दिया, माजरत के साथ। अच्छा खालिद साहब, एक और चीज़ भी, क्योंकि अभी हम जिक्र भी कर रहे थे MiG-21 का भी, और राफेल के हवाले से भी हम जिक्र कर रहे थे, ये दोनों जो जहाज़ हैं या कंपनियां हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी हैं इनमें, और हमने देखा कि इन दोनों में ही इंडिया नाकाम हुआ है। तो हम इसको ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के जो ये जहाज़ चलाने वाले हैं वो इनको सही तरह समझ नहीं पा रहे, इनको सही तरह वो चला नहीं पा रहे हैं। देखिए, जहाज़ों में जब भी कोई बनता है, एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है स्टैंडर्डाइजेशन का। यानी जो आप एक जहाज़ हो, आपके 100 जहाज़ हो तो उसी स्टैंडर्ड के हों। एक तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा आई है, इनके डिज़ाइंस की भी आई है, इंजन की भी आई है, एयर फ्रेम की आई है, वेपन सिस्टम्स की आई है, एवियोनिक्स की आई है, मैं नाम लेता जाऊंगा। तो एक तो नॉन स्टैंडर्ड इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, यानी एक पर्पस बिल्ड मैं नहीं देख रहा, जिस तरह एक कोहेसिवनेस होती है, इंटीग्रेशन होती है, एक परसुएशन होती है, और सबसे ज्यादा एक एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी होता है। देखिए, मैंने जैसे थोड़ी देर पिछले सवाल के जवाब में कहा कि एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी एविएशन में इसलिए जरूरी होती है कि आपके जहाज और टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो जाएगा कुछ अरसे बाद, अगर आपने इंडक्ट ना किया। आप एक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, 5 साल तक ट्रायल कर रहे हैं, अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा। इतनी देर में तो दुनिया कहां पहुंच चुकी है।
मैंने कहा जिस लाइक कंप्यूटर होती है। तो ये इंटीग्रेशन होती है बहुत सारी चीज़ों की, हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, फिर इनके ट्रायल्स होते हैं, फिर टेस्ट होते हैं, फिर अभी तो मैं दूसरे जहाज़ों के साथ इसकी फ्लाइंग की इंटीग्रेशन की बात ही नहीं कर रहा, जो आपने जंग में लड़ाने होते हैं। जैसे हमने J-10C को इंडक्ट किया था और फिर इंटीग्रेट किया था। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप वन फोर्स की तरह लड़ें, आप वन किल पिक्चर हो आपके सबके ज़हन में। अभी तो उसका मौका ही नहीं आया। ये इंडिविजुअल मशीनें हैं जिनके पैनल मैच नहीं कर रहे, जिनकी लीकेज है, जिनके रेडार स्टैंडर्ड अभी नहीं है, इंजन के बारे में कंफ्यूजन है और सेफ्टी का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। इंडियंस तो कह रहे हैं कि हमारा सेफ्टी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन सेफ्टी का रिकॉर्ड तो मैं तब मानूं कि आपने को 200-400 जहाज उड़ा रहे हो तो मैं सेफ्टी। आपने 2 स्क्वाड्रन उड़ाए हैं, जिसके अंदर पिछले साल मार्च में एक राजस्थान में जहाज क्रैश किया था। फॉर्चुनेटली वो पायलट निकलने में कामयाब हो गया था, इजेक्शन, और ये नहीं हुआ। तो ये कॉम्बिनेशन होती है स्टैंड अलोन करप्शन, ब्लॉकेज ऑफ चेन्स, स्टेक होल्डर्स का ना इन्वॉल्व होना, रिलीज ऑफ फंड्स, टेक्नोलॉजी के बाहर डिपेंडेंट होना, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ माइंड एंड चेंज ऑफ हार्ट। ये बहुत सारी चीजें हैं तो जो खालिद आपको साहब, फिर इसके मुकाबले में, तेजस के मुकाबले में पाकिस्तानी JF-17 और JF-17 थंडर की आप गैर मामूली जो इसकी कारकर्दगी है और आलमी सतह पर जो इसकी मकबूलियत है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसकी वजह क्या रही है कि पाकिस्तान ने हालांकि बाद में स्टार्ट किया ये प्रोजेक्ट, लेकिन JF-17 और JF-17 थंडर जो है उनको दुनिया में ज़्यादा बेहतर तौर पर जाना जा रहा है? देखिए, एक अंग्रेजी में लफ्ज कहते हैं, दो मैं उसको कोशिश करता हूं। वो कहते हैं इट इज गुड टू हैव और इट मस्ट बी हैव। वी मस्ट हैव इट और इज इट गुड टू हैव दैट, जिसका मतलब है इंडिया में ये फील है, जो मैं उनके पायलट्स का भी सुनता रहता हूँ कहीं ना कहीं से इंटरव्यू, या कहीं सीनियर जो उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि शायद इंडिया में तेजस को लिया जाता है गुड टू हैव ओन एयरक्राफ्ट। हम कहते हैं इट इज मस्ट टू हैव एन ओन एयरक्राफ्ट। पहली बात हम पर लाजिम है कि हमने अपने मुल्क के सर्वाइवल के लिए करना है। हमारे साथ धोखा हुआ बड़ी दफ़ा, वेस्टर्न और अमेरिका ने किया, हमें बिट्रे किया ऐसे ऐसे मौक़ों पर जब हमें टेक्नोलॉजी चाहिए थी। हमारे F-16 1979 में जब सोवियत यूनियन आया, हमें 1982 में जहाज़ मिले। 6-7 साल बाद जब सोवियत यूनियन टूट गया, हमारे F-16 के पैसे भी रोक लिए गए, 658 मिलियन अमेरिका ने रोक लिए, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट स्पेयर पार्ट्स भी नहीं है। तो हमने बड़ा टफ सबक सीखा। सलाम है उस लीडरशिप को जिन्होंने विजन उस वक्त इस्तेमाल करते हुए अपना जहाज बनाने का सोचा। आज हमारे 200 जहाज हैं जो ऑलमोस्ट हमारी आधी एयरफोर्स है। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हम किसी एम्बार्गो, सैंक्शंस, फंड रोक लेना, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना कर लेना, या एक्सपोर्ट वर्जन मिलने का सिर्फ, और जो खुद उड़ा रहे हैं वो ना मिले और अच्छी वर्जन ना हमें दी जाए, हम उन पर डिपेंडेंट अब नहीं रहे। तो ये एक कौमें देखिए अपने अपने फायदे, अपनी कामयाबियां, नाकामियां, खुशियां इस क्वालिटी ऑफ डिसीजंस पर करती हैं। अगर आपके क्वालिटी ऑफ डिसीजंस टाइम पे होंगे और फिर कौम की आपकी परसुएशन होगी आपको उस ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करने के लिए, तो रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कट आपके सामने है। अब ब्लॉक 3 उड़ रहे हैं, बहुत सारे दुनिया ले चुकी है, हमारे साथ काफ़ी सारे मुल्क ले चुके हैं और बहुत सारे इंटरेस्टेड हैं जो इंशाल्लाह पाइपलाइन में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब। अभी एक ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस।